कब से बाज गया, जाना तुझे पराए घर को, मत कर यूं मनमानी बिटिया। और एक बहुत अच्छा उनका शेर है जो मुझे बहुत पसंद है कि किस घर को अपना घर समझे, किस घर हम्म। को अपना अपना। घर समझे, जी, जीवन भर ना जानी बिटिया, जीवन भर ना जानी बिटिया। और चॉकलेट भैया को भाए, खाती पर गुड़धानी बिटिया। चॉकलेट भैया को खाए भाए, खाती पर गुड़धानी बिटिया। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो आज की दशा है, उसमें कई बार अभी आपने शायद पता नहीं वो न्यूज़ पढ़ी हो ना पढ़ी हो कि लड़कियां लीज पर दी जा रही हैं। ये मैंने सुना था तो मैं बिल्कुल जो है बहुत चकित हुई थी कि जो है 18-18 लाख का कर्ज माँ बाप पे आ गया है, तो वो लड़कियों को ठेकेदारों को 10-10 साल की लीज पर दे दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये खरीद फरोख्त जिन्स की तरह से करना, तो ये चीज गजलों में काफी पहले से, ये घटना तो आज की मैंने पढ़ी है, लेकिन ये जो मैं गजल आपके सामने मयंक श्रीवास्तव की जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये काफी पहले लिखी गई है, काफी साल पहले। उन्होंने एक काल्पनिक पात्र लिया है रामवती के रूप में और उसको गजल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये जो रामवती है सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी महिलाएं जो शिकार होती हैं शोषण का। उनके विषय में मयंक जी कहते हैं कि घूम रही है थकी थकाई, मारी मारी रामवती, ऐसा लगता है दुनिया में सबसे भारी रामवती। असमय बूढ़ी हो जाने का कारण जब भी पूछा, कहते कहते रुक जाती है कुछ बेचारी रामवती। और जिस दिन से बीमार पुरुष से ब्याही गई, उसी दिन से कर बैठी थी विधवा होने की तैयारी रामवती। बूढ़े अनुशासन ने इतना सख्त लगा डाला पहरा, अपने नए पुराने सारे सपने हारी रामवती। चेहरा लिए हुए फिरती है, चेहरा लिए हुए फिरती है सूखी हुई नदी जैसा, कभी हजारों में लगती थी सबसे न्यारी रामवती। और जब भी गुजरी बाजार से मन अपना विक्षिप्त लिए, मैंने देखा कई जुआरे तैर रहे थे रामवती, मैंने देखा कई जुआरी तैर रहे थे रामवती। तो ये वो दशाएं हैं जो आज के, जिसको हम तथाकथित सभ्य समाज कह रहे हैं, जिसको हम पढ़ा लिखा समाज कह रहे हैं, वो दशाएं उतर रही हैं, वो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में और इसीलिए गजलों में उतर रही हैं। मैं डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी जी की बात कर रही थी। उन्होंने भी हिंदी गजलें लिखी हैं और एक स्त्री होने के नाते स्त्री की पीड़ा को बखूबी जो है उन्होंने अपनी गजलों में उतारा है। देखिए, वही काम पुरुष करते हैं तो उनको आप पुरुष और महिला की दिहाड़ी में अंतर देख पाएंगे। प्रतिदिन काम करने वाले, ये खुद मैंने देखा है, मेरी पहाड़ पर पोस्टिंग रही है, मैंने उन महिलाओं से बातचीत की है और ये पाया है, वो बताती थी कि जो है उनको पुरुषों के मुकाबले कम दिहाड़ी मिलती है। तो ये इन्होंने जो महाश्वेता जी की गजल है, इसमें उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि मौन विष पीती रही हैं विश्व भर की नारियां, बन सुधा जीती रही हैं विश्व भर की नारियां, काम तो पुरुषों से ज्यादा, दाम है ढेले से कम, इसलिए भाती रही हैं विश्व भर की नारियां। और न्यायिकों ने रख दिए कानून सारे ताक में, घोषणा पाती रही हैं विश्व भर की नारियां। और श्वेता तम अन्याय का घेरे हुए हर ओर से, न्याय की बाती रही हैं विश्व भर की नारियां, न्याय की बाती रही हैं विश्व भर की नारियां। अब बात यह है, अभी हमारे बीच में अब श्री चंद्रसेन विराट जी नहीं रहे। वो बहुत अच्छी जो है गजलें कहते थे और बहुत जानदार शानदार गजलें कहते थे। वो ये कहते हैं कि आज की नारी अब इतनी सशक्त हो गई है कि वो अब वंचित तबके में गिने जाने के लिए नहीं है। आज वो जो है अपना अधिकार छीनने की भी योग्यता रखती है कि नहीं दिया जाएगा तो उसे वो हासिल कर लेगी। और अपनी गजल में वो कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं कि पुरुष के प्राधान्य से
पुरुष के प्राधान्य से यह शोषिता का प्रश्न है, और प्रश्न नारी का न उसकी अस्मिता का प्रश्न है। एक तरफा सिर्फ नारी के लिए लागू रही, खेद यह उस आचरण की संहिता का प्रश्न है। और जो दमित दासी हुई, कर्तव्य की बलि चढ़ गई, स्वत्व से वंचित रही, उस वंचिता का प्रश्न है। और इसको वो समाप्त करते हैं जब इस गजल को, तो वो बड़ा जो है इसमें ओजपूर्ण वाणी में बात करते हैं कि स्वयं देगा स्वत्व या फिर छीन ना होगा उसे, स्वयं देगा स्वत्व या फिर छीन ना होगा उसे, कर उठूं विद्रोह क्या, मर्यादिता का प्रश्न है। कर उठूं विद्रोह क्या, मर्यादिता का प्रश्न है। तो ये अब नारी अपने अधिकार लेने के लिए कृत संकल्प भी हो रही है, दृढ़ संकल्प भी हो रही है। और इसी को यहाँ हमारे इधर ही उत्तराखंड में काशीपुर में बल्लू सिंह चीमा जी एक गजलकार हैं, अच्छी गजल कहते हैं। वो गांवों की जो है स्त्रियों की दशा को अपनी गजलों में उतारते हैं, और उनके जो है मजबूती को भी सामने रखते हुए वो एक गजल कहते हैं। वो ये कहते हैं, उम्मीद का दिया जलाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये औरतें एक दिन मशाले बनेंगी, कि ये अभावों से उलझती काम करती औरतें, ये अभावों से उलझती काम करती औरतें, अब अंधेरे में मशालें बन जलेंगी औरतें, अब अंधेरे में मशालें बन जलेंगी औरतें। और जिंदगी बच्चे रसोई खेत तक सीमित नहीं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं उन्होंने देखा है कि महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो वो बात करते हैं उसकी कि जिंदगी बच्चे रसोई खेत तक सीमित नहीं, जिंदगी को और भी विस्तार देंगी औरतें। जिन्स मत समझो, जिन्स मत समझो इन्हें, अबला नहीं ये नारियां, हर पुरानी बात से जमकर लड़ेंगी औरतें, हर पुरानी बात से जमकर लड़ेंगी औरतें। और कारखानों और खेतों में घरों में गा उठी, गूंगे जीवन को नया आकार देंगी औरतें, गूंगे जीवन को नया आकार देंगी औरतें। और जो ये बात कर रहे हैं औरतों की मजबूती की, कि मौन रहकर सुनने या सहने के दिन तो लद गए, मौन रहकर सहने या सुनने के दिन तो लद गए, बात हक इंसाफ की खुलकर करेंगी औरतें। और गोलबंदी कर रही हैं, लड़ रही अन्याय से, गोलबंदी कर रही हैं, लड़ रही अन्याय से, जिंदगी को अब नया आकार देंगी औरतें। और अपनी आमद पर ही रोती मुंह बनाती हैं जो आज, अपनी आमद पर ही हम देखते हैं कि बेटी पैदा होती है तो मुंह लटक जाते हैं आज भी कई जगह। तो उसी की बात जो है सीमा जी कर रहे हैं कि अपनी आमद पर ही रोती मुंह बनाती हैं जो आज, कल को मानव जाति का गौरव बनेंगी औरतें, कल को मानव जाति का गौरव बनेंगी औरतें। तो ये जो स्त्रियां हैं हमारे आज गजल में हर तरीके से अलग अलग रूपों में चित्रित हो रही हैं। मैं भी इनकी जो है मैं भी स्त्रियों का आह्वान करते हुए अपनी गजल में मैंने कहा है, मैं अपनी ही गजल का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी कि सच की तेज कटारी रख, स्त्रियों के संदर्भ में, सच की तेज कटारी रख, सफर में चलना जारी रख, और हमला जाने कहां से हो, हमला जाने कहां से हो, लड़ने की तैयारी रख, बाधाओं से मत घबरा, आगे बढ़ना जारी रख, उम्मीदों के आंगन में सपनों की फुलवारी रख, लहजे में तो नरमी रख, लहजे में तो नरमी रख, आंखों में खुददारी रख, और शशि सुलगते मौसम में जलने की तैयारी रख, शशि सुलगते मौसम में जलने की तैयारी रख। बहुत बहुत खूब शशि जी, बहुत सुंदर। हाँ धन्यवाद मैम। तो मैं ये कहना चाहूंगी अभी, हाँ अभी जो लेकिन हम जो बात कर रहे थे इधर जो घटना बेंगलुरु में घटी है, ये बड़ा जो है चेहरा, बड़ा घृणित चेहरा और अशोभनीय चेहरा हमारे सामने आया है। नारी के जो अधिकारों का दुरुपयोग है,
इसको लेकर अब आगे निश्चित रूप से गजल प्रभावित होने वाली है और ऐसी गजलें हमारे सामने आएंगी। आप देख रहे हैं कि एक चिंगारी फूट गई है और नया रूप निकल करके, क्योंकि साहित्य अछूता नहीं रहता किसी भी घटना से, तो वो नए रूप में चीजें निकल निकल करके आएंगी और फिर जो है औरतों के लिए और कुछ संदेश भी होंगे जी। तो इसी के साथ यदि मैं गजल से हटकर मैं अपनी एक कविता के साथ अपनी बात को तो मैं एक कविता से अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें तो। ये गजल से हटकर एक कविता है। मैं जी, ये आदमी होने का अर्थ, ये उन दिनों की बात है कि जब जी कोलकाता वाला जी सर जी आप सुन रही हैं? जी सर, अवधेश सर जी बताइएगा। हाँ, हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो द्वितीय सत्र कवि गोष्ठी का है, हाँ जी सर, हम आपको रोके रखें उस समय तक, ठीक है? जी सर, जी सर। और रोकने का यही जरिया है कि हम आपकी कविता उस गोष्ठी में सुने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसलिए आप रुके रहिए और जी जी बिल्कुल और बिल्कुल प्रतीक्षा कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, अदरवाइज आप रुकेंगी नहीं फिर तो, इसलिए हम आपकी कविता उसमें सुनेंगे। हमारी भी उत्सुकता बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, इस इतने अच्छे विचार के लिए। तो प्रथम सत्र का विषय अब जो क्रिस्टल क्लियर हुआ वो ये रहा कि समकालीन गजलों में नारी चित्रण, यदि हम इसको ऐसे कहें, ठीक है, ये रहा विषय। मुझे लगता है कि जितने उद्धरण कोट किए गए इस वक्तव्य में, मेरे ख्याल से 95% पुरुष गजलकारों की ही गजल थे। हाँ जी, लगभग 95%। जी 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 बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ अपने अनुभव से भी और समाज के अनुभव से, जी, जितने लोग ये गजल लिख रहे हैं नारियों पे या कविताएं लिख रहे हैं, यदि केवल उसको अपने घरों में अमली जामा पहना दें तो ये आधी आबादी ऐसे ही स्वतंत्र और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। ये केवल लिखने की बात हो रही है, स्वयं उसका प्रैक्टिस नहीं है। ये तो मैं देखता हूँ, केवल लिखकर छपने वाली बात है। यदि वो अपने घरों में ही वैसा कर लें तो जितने लोग, हजारों लाखों लोग लिख रहे हैं, कम से कम उतना तो सब ठीक हो जाए। तो चलिए, अब हम कुछ इस पे टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे। पहले कौन? तो आदरणीय सुरेंद्र मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे कुछ अपनी टिप्पणी रखें आज की चर्चा पर। आदरणीय सुरेंद्र मिश्र जी। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज जो है अकादमिक क्लब से जुड़ने की मुहिम में पहले शरीक हुआ। मैं देखता हूँ कि जो विषय लिया है स्त्री का गजल में सहयोग, या उसमें देखा जाता है, ये शशि जी ने जो इसमें जो अपना टिप्पणी की है, विवेचना की है, जो उन्होंने इस पे एक सार्थक टिप्पणी दी है, लेख लिखा है, वो वास्तव में सामयिक है। और उससे पता लगता है कि स्त्री इसमें स्वयं उठ गई है, स्वयं जागृत हो गई है और वो संघर्षरत है अपनी अस्मिता पाने के लिए। फिर से मुझे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गजल गाने वाली, कविताएं करने वाली बहुत श्रेष्ठ कवियत्री, गायिकाएं, गजल गायिकाएं, शेरो शायरी करने वाली को हम लोग अपने साथ जोड़ नहीं पाए हैं। तो मेरी यह विनम्र प्रार्थना है आप सभी से कि कम एक
इस तरह की गजल गायिका, शेर व शायरी करने वाली, कवित्री, ये साहित्य से जुड़ने वाली को जोड़ने के साथ में तो ये अपने जो मंच है, इस मंच को और ज्यादा ताकत मिलेगी और परिपुष्ट होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। मैं आपको ये बता दूं, ये क्लब जैसा आदरणीय अहिल्या जी ने बताया कि ये 21वें वर्ष में चल रहा है और मैं पिछले 11-12 वर्षों से इससे लगातार जुड़ा हुआ हूँ, हैदराबाद में भी और हैदराबाद से यहाँ आने के बाद भी। आप अभी द्वितीय सत्र में देखेंगे, सुनेंगे कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी विदुषी बहनें हैं जो अच्छी गजलकार हैं, तो आप उनकी गजलों का आस्वादन भी करेंगे। तो हमारे मंच पे सभी विधाओं के लोग हैं, आप सुनेंगे। अब मैं अपनी आपा सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद आर्या झा जी अपनी टिप्पणी के लिए तैयार रहें। सुनीता जी। हैं जुड़ी हुई? मैम अनम्यूट कीजिए पहले, अब अपना आप म्यूट पर हैं। आज का जो विषय है वो मेरे दिल के करीब का विषय है। दो बातें हैं आज के विषय में, दो बातें उठाई गई। गजल लेखन की दुनिया में स्त्रियां कम क्यों हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं केवल हैदराबाद से नहीं, पूरे भारतवर्ष के कई साहित्यिक मंचों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि स्त्रियां भी बहुत ज्यादा गजल से जुड़ी हुई है। गजल से ही क्यों? क्योंकि जैसे पहले होता था संप्रेषण, दो पंक्तियों में एक बात कहने के लिए, जैसे हमारे साहित्य में दोहे प्रचलित हुआ करते थे, धीरे धीरे गजल का फैशन आता गया और उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही सफलता के साथ हम एक शेर में अपनी पूरी बात कह सकते हैं। तो गजल का प्रचलन सब में हुआ। आप इसको विभक्त करके देख रहे हैं, पुरुष या स्त्रियां। लेखनी लेखनी है, पुरुष की हो या स्त्री की हो, कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, इस क्षेत्र में महिलाओं का ज्यादा आना, उसके दो वजह हो सकते हैं। एक तो पुरुष केवल अपने कार्य से और लेखन से जुड़ा होता है, जबकि स्त्री अपने घर का, पति का, बच्चों का पूरा संसार चलाकर अपने जॉब में काम करने के बाद फिर वो गजल के क्षेत्र में उतरती है। कमी वहां कोई नहीं है। और सफलता अगर देखें तो मैं स्वयं प्रकाशक हूँ, मेरा अपना प्रकाशन है। मेरे प्रकाशन में अधिक से अधिक स्त्रियों का प्रकाशन मैंने किया है, वो आगे आई हैं, पर ये हो सकता है कि आपके नजरों से न गुजरी हो, ये बात है। तो उनको हम देखें, वो हमारे सामने ही है। और दूसरी बात, कितनी सफलता के साथ कौन गजल कहता है, क्योंकि देखिए कहने को तो कवि, गजलकार, गीतकार बहुत सारे हो जाते हैं, जो तथाकथित गजलकार या तथाकथित कवि, उनकी कविताएं पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा कि किस स्तर की हैं। अपना नाम कमाने के लिए, अपनी उपस्थिति को डंके की चोट पर दिखाने के लिए हमारे पास कितनी महिलाएं हैं या कितने पुरुष हैं, ये बात है। और उसके अलावा एक बात और भी है कि मैंने कई मंचों को देखा है जहां अपने घर को, पति को छोड़कर महिलाएं एक शहर से दूसरे शहर मंचों पर नहीं जा सकती हैं, जबकि पुरुष जा सकते हैं। तो वो ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जो कम दिखे वो नहीं है, ये भी हम ना माने। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत टटोला है, बहुत देखा है, बहुत सहयोग दिया है, क्योंकि जिस संघर्ष से उतरकर मैं गजल में आई हूँ, वो संघर्ष मेरी बहुत सी बहनों का है।
तो इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गजल के क्षेत्र में स्त्रियां कम आती हैं, पर प्रकाश में आना उनका थोड़ा सा कहीं न कहीं अलग अलग वजह से कम हो जाता है। लेकिन अच्छी गजलकार महिलाएं भी बहुत हैं। मेरे स्वयं अपने 2 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पुरस्कार भी मिल चुका है। मुझे जब मैं अपनी कविताओं को लेकर जैसे समुंदर में कूद गई थी, तो शुरुआत में लोग मुझे मेरी गजलों के द्वारा ही जानते थे। फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं, क्योंकि गजल का मिजाज अलग होता है, गीत, नवगीत, दोहे इत्यादि का मिजाज अलग हो जाता है। तो मन की बात कहने के लिए अलग अलग मिजाज में, अलग अलग छंद में, तो वो करना जरूरी है। तो ये बात है कि, और दूसरी बात ये कि स्त्रियां पीछे रह गई हैं, वो हो गई हैं कुछ, पर भारत इतना विशाल देश है, इतनी विशाल हमारी संस्कृति है और मेंटल स्टेचर है लोगों का, कि कुछ परिवारों में आज भी स्त्रियों को, लड़कियों को कम करके आंका जाता है, देखा जाता है। लेकिन सौभाग्य से मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में रामचरितमानस भी पढ़ाया, मिर्जा गालिब भी पढ़ाया, आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी मुझे मिली। ये हम पर भी है, केवल समाज का दोष नहीं है, केवल पुरुषों की मानसिकता का दोष नहीं है। हम अपने आप को लबादा ओढ़ लेते हैं कि हम स्त्रियां, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और अगर चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर, ठीक है, हमारे रोल ज्यादा होते हैं, हम बेटी हैं, बहू बनते हैं, माँ बनते हैं, परिवार को हमें देखना होता है, सुनीता जी थोड़ा संक्षेप, पीछे हो जाती है। लेकिन निवेदन है, हाँ, लेकिन हमारी कलम जब निकलती है तो निकलती है। मैंने पिछले 10 सालों में, उसके पहले मैं अपने पारिवारिक और जॉब के सीमाओं में बंद थी, लेकिन 10 सालों में मैंने इतना लिखा है, इतना प्रकाशन किया है, इतना भारत में घूमी हूँ कि कई लोग शायद 20-25 सालों में न कर पाए होंगे। तो ये हम पर भी निर्भर है। दोष न पुरुष का है, न समाज का है, न परिवार का है, दोष हमारा अपना भी है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्या जी, आर्या जी के बाद मैं समझता हूं कि नरेश भनोत जी कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद आशा मिश्रा, दिन शिल्पी, उसके बाद ये प्रथम सत्र समाप्त हो जाएगा। आर्या जी। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, मंच को नमन। इसके साथ ही मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगी कि अगर स्त्री की स्थिति देखें गजल में, तो वो थोड़ा छोटा मुंह बड़ी बात है, मगर शिकार और शिकारी वाला ही हिसाब किताब है। एक्चुअली स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए जितनी जानी गई हैं, उतनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जानी गई हैं। शायद इसीलिए ये पुरुष प्रधान समाज उसकी खूबसूरती को गढ़ता रहा है। लेकिन स्त्री से पाए हुए दर्द पे ही तो गजल लिखी गई है। फिर चाहे वो बेगम अख्तर बाद में आई और पहले पुरुषों ने लिखी, और जितनी हमारी जो महान स्त्रियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा नहीं है। ये अलग बात है, कभी किसी वजह से, राजनीति की वजह से, किसी वजह से उनको ज्यादा सामने नहीं लाया गया। तो मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइनों में अपनी स्वरचित पंक्ति से ये बात खत्म करूंगी। हर बार तुमने चुनौती दी, हर बार तुमने चुनौती दी, हर बार हमने पूरी की। काश कि तुम भी कभी असंभव कोई संभव कर दो, काश कि तुम भी कोई असंभव कभी संभव कर दो। बस इतना ही मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मंच का बहुत बहुत आभार। आदरणीय भनोत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? शीला भनोत। हाँ, शीला भनोत। यहाँ नरेश भनोत लिखा हुआ है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उनका फोन है वो। अच्छा, कोई बात नहीं, आइए, आमंत्रित हैं आप सादर। म्यूट। आवाज। शिल्पी जी आप बताइए। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट पर हैं। इसके बाद आशा जी, दिन शिल्पी। अभी ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आजकल के जमाने के साथ है। पहले के जमाने में दूसरी गोष्ठी में सुन लेंगे। हाँ जी,
आज की बातचीत जो हुई है प्रथम सत्र में, उस पे यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो वो कृपया आप करें। आपकी कविता हम दूसरी गोष्ठी में सुन लेंगे, इसके बाद वाली में। ठीक है सर, ठीक है। आज का जितना मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी जी। कुछ सीखा भी। मैं अगले इसमें जब से आप कहते हैं मैं जी, जी, अपनी जी। कविता सुनाऊंगी। जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। आशा मिश्रा, डॉक्टर आशा मिश्रा। जी धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है। बात तो अब ये विषय ऐसा है कि हमारे दिल के करीब होता है और बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगती है। बात है कि स्त्री कहाँ है और क्या है, किस स्थिति में है। वो तो है, स्त्री अभी सब जगह हैं, जहाँ पहुँच सकती हैं पहुँच रही हैं, लेकिन बात है कि कितनी। अभी भी जब हम आंकड़े की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 1/4 भी पहुँच पाई हैं। अभी भी संख्या में कम हैं स्त्रियां। और जब स्त्री की बात होती है, चलती है कि स्त्री की स्थितियों पे बात की जाती है, तो विडंबना देखिए कि जहाँ से स्त्री जिस घर में पुरुषों के द्वारा कहें या परिवार के द्वारा कहें सताई जाती हैं, और उनके बारे में लिखे भी जाते हैं उन्हीं के द्वारा। जितने जैसे गजलकार हैं, कवि हैं, देखिए तो अधिकतर कवि स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन किया हुआ है, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनकी स्थिति कैसी है। जैसे आपने आदरणीय अवधेश जी ने कहा कि जब हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा के लिए, दुर्दशा के लिए, तो उतना हम खुद सुधार लें, अपने घर में ही देख लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, सब देते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में एक को ताकत भी दें, क्या करना है, कैसे करना है, खुद को संबल एक प्रदान करें, वो भी ज़रूरी है। तो जब इस तरह से करेंगे तो शायद स्थिति में सुधार डे बाय डे बहुत हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छे से होगा। और चर्चा बहुत ही सार्थक था, बहुत लंबा विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। धन्यवाद आशा जी। शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। आदरणीय शशि जोशी जी जो हमारी मुख्य वक्ता हैं, बहुत ही उन्होंने उदाहरण के साथ और बहुत ही गजलों के अपने उसके साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है। मैं नमन करती हूँ उनको। और मेरे हिसाब से गजल में स्त्रियों की दशा और दिशा का चित्रण बहुत ही संवेदनशील तरीके से होता रहा है, होता आया है और अभी भी आज भी हो रहा है। और उसमें बहुत से राइटर्स ने, बहुत से गजलकारों ने उनकी भावनाओं का, इच्छाओं का और समस्याओं का वर्णन किया है। और कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर हम मिर्जा गालिब की गजलों को अगर हम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उनकी बहुत ही उनकी चरित्र चित्रण को उन्होंने बहुत सटीकता से अपने शब्दों में पिरोया है और अपने अधिकारों को लड़ने और उसमें वो आवाज उठाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। और दूसरा उदाहरण अगर हम और गजलकारों का ले, जैसे कि फैज अहमद फैज की गजलों में यदि हम स्त्रियों की दशाओं का, दिशा का चित्रण देखें तो इसमें भी उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से गजलों में उन्हें अपना स्थान दिया है और उनकी इच्छाओं को, समस्याओं का, साथ ही साथ उनके आजादी का और उनके और परिपक्व और मजबूत होने पर उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान दिया है और उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को और आगे बढ़ना चाहिए। और इन दोनों ही चित्रण का बहुत ही सजीव वर्णन किया है हमारी मुख्य अतिथि ने आज, तो मैं उसके लिए बहुत ही उनका नमन करती हूँ। और मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत सार्थक और बहुत ही आज का जो विषय है बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सत्र ये बहुत अच्छा रहा। और हमेशा ही गजल में स्त्रियों के लेखन पे भी हमको और आगे आना है, लेखन पे और ज्यादा जो है हमें जोर देना है, ये बात मैं और रखना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई देती है और चाहे कोई भी रीजन हो। यही अपनी संक्षिप्त में मैं बात रखना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शिल्पी। एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आज के जो लोग भी कार्यक्रम के सहभागी हैं। आप ये देखिए, इसी आर्यावर्त, इसी जम्बू द्वीप में वेदों के जमाने में या उपनिषदों के या सूत्रकाल के जमाने में औरतों की स्थिति क्या थी कि जहां गार्गेय और मैत्रेयी जैसे
ऋषि औरतें हुई, महिलाएं हुई, उन्होंने शास्त्रार्थ किया, ज्ञान बांटा समाज को, उनका एक सम्मान था। उसके बाद के कालखंड में जब महाकाव्य काल आया भारतवर्ष में, रामायण और महाभारत, वहां भी औरतों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था स्वयंवर के माध्यम से। ये बाद में जब सामंती व्यवस्था आई, वहां से औरतों के साथ दिक्कतें होना शुरू हो गई। और अभी परसों की बात है, परसों या आप कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार की बात है, मध्य प्रदेश के एक केस के मामले में एक लड़की ने अपने इच्छा से शादी कर ली, माँ बाप को पसंद नहीं आया, उन्होंने लड़की को अपने घर में रख लिया। उसका पति जबलपुर हाई कोर्ट में गया, वहां उसके पक्ष में फैसला हुआ। माँ बाप और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच की टिप्पणी आई, जो मैं दोहरा रहा हूं इस पटल पे। लड़कियां माँ बाप की संपत्ति नहीं हैं। कोर्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, लड़कियां माँ बाप की संपत्ति नहीं हैं कि आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल करें। वह भी आजाद हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, और वो यदि वो बालिग हैं तो जिससे चाहें वो अपना जीवन साथी चुन सकती हैं। मेरा ख्याल है कि बदलाव का दौर चल रहा है, भारतवर्ष में बदलाव की लहर है। और आज जिस तरह की आदरणीय शशि जोशी जी ने चर्चा की, मशाल उठाने की बात की, सुनीता जी ने कहा कि औरतों ने कुछ बहुत हद तक लबादा खुद पे ओढ़ लिया है, उसको लबादे को हटाने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि परिवर्तन होगा, औरतें आगे बढ़ेंगी, गजलों में भी उनका अधिकार होगा, वो मशाल आगे लेकर चलेंगी। मेरा ख्याल है कि मीना जी, प्रथम सत्र के काफी है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाइए अब। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अवधेश भाई। बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र रहा, बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र रहा है। संगोष्ठी सत्र संयोजक महोदय जी, अवधेश भाई, सभी को शामिल करते हुए, जो भी चर्चा में भाग लेना चाहते थे उनको भी समय देते हुए, सबके मत अभिमत लेते हुए इस सत्र को हम यही आप समाप्त कर रहे हैं। पुनः एक बार आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। आइए आगे हम दूसरे सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हम हमेशा कहते हैं कवि गोष्ठी सत्र। हम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र मिश्र जी से निवेदन करेंगे कि सत्र की अध्यक्षता का अनुरोध स्वीकार करें। सुरेंद्र भाई साहब, जिसमें आपको कई विभिन्न विधाओं के काव्य सुनने को मिलेंगे। यहाँ पर खूब आनंद लीजिए और हमें आपका आशीर्वाद भी दीजिए। मीना जी, आपकी प्रार्थना है कि इस बार सत्र की अध्यक्षता मत दीजिए, अगली बार मैं करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोगों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लूं, आपसे और चर्चा कर लूं, इसलिए इस बार हमको आप ठीक है सुरेंद्र भाई साहब जी, ठीक है, आपका अनुरोध है। मिश्र जी, ऐसा है कि रचनाएं जो होती हैं वो लेखकों की स्वयं का परिचय होती हैं, तो आपकी इनकी रचनाओं से ही परिचय मिल जाएगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगले सत्र में कभी और मौका मिलेगा जरूर हम रहेंगे, लेकिन आज जो है मैं सिर्फ सुनना चाहूंगा आपसे। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अवधेश भाई, क्या मदन जी पोकरना पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय डॉक्टर मदन जी पोकरना हैं? शिल्पी जी? हाँ जी हैं मैम, वो हैं। चलिए कराइए उन्हीं से। है मैम वो। हाँ, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं, दूसरे सत्र की अध्यक्षता का निवेदन है, कृपया इसे स्वीकृत करें। आइए काव्य गोष्ठी सत्र का आगाज करते हैं।
सर्वप्रथम मोहिनी जी गुप्ता इन्हें सादर आमंत्रित कर रहे हैं। मोहिनी जी, काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित है आप। मीना जी, नहीं है वो। मीना जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि हाँ, कहिए। अगर काव्य पाठ के लिए मुझे भी शीघ्र बुला लें तो ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे एक और कार्यक्रम के लिए भी जाना है जो मेरे घर से बहुत दूर है। हाँ, आपकी सूचना और अनुरोध को ध्यान में रखते हैं सुनीता जी। आइए, हमारी हमेशा की ओपनिंग बैट्समैन श्रीमती भावना जी पुरोहित यदि पटल पर उपस्थित है तो काव्य पाठ के लिए आगे आ जाए। भावना जी। अनम्यूट भावना है, पुरोहित जी, म्यूट कर लीजिए अपना, वो म्यूट पर है, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पी जी, फिर बाद में फिर से पुकारा जाए उनको, किसी और को बोल देते हैं। जी मैम, आदरणीय दर्शन भाई, कृपया काव्य पाठ के लिए आगे आए आप। दर्शन जी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। जी, मंच को नमन करते हुए सभी सुधीजन, प्रबुद्धजन, विद्वजन को मेरा प्रणाम। प्रथम सत्र काफी सार्थक रहा। सभी विद्वानों को ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी रचना है, 2 पंक्तियां हैं। बस अगले मोड़ पर सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले, चल जिंदगी थोड़ा और चले। यही पंक्तियां हैं, इसी को आधार बना के ये रचना को मैंने फ्रेम किया है। ये भी मेरा वो भी मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा, जो दिखे सब मेरा, जो दिखे सब मेरा। घुटने टेक तू बंदे, घुटने टेक तू बंदे, मुट्ठी में कैद तेरा सवेरा, मुट्ठी में कैद तेरा सवेरा। घोषित कर रखा था, घोषित कर रखा था, हूँ दीने इलाही, घोषित कर रखा था, हूँ दीने इलाही। थी भोर भी स्तब्ध, थी भोर भी स्तब्ध, अर्थी पर पड़ा था अकेला, अर्थी पर पड़ा था अकेला। गहरा समंदर, गहरा समंदर, नैया तो बहा दी है, किनारे कैसे लगे। बस अकेले मोड़, बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। दूसरा पाठ। दिन हो या रात, दिन हो या रात, 24 घंटे संग्रहित हीरे मोतियों से थैलियां, हीरे मोतियों से थैलियां। आखिर 7 पीढ़ियां, आखिर 7 पीढ़ियां, चाहिए आंगन में आह्लादित रश्मियां, चाहिए आंगन में आह्लादित रश्मियां। हुई संध्या, हुई संध्या, चलो चलें, हुई संध्या, चलो चलें। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं। घंटी बजती है, रोशनी होती है, मंच पर आच्छादित खामोशियां, मंच पर आच्छादित खामोशियां। हम आदमी हाँ एकदम के, हम आदमी हाँ एकदम के, करे चिंतन अन्यथा बेचैनियों के संग टहलें, अन्यथा बेचैनियों के संग टहलें। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें। किया था माँ से, किया था माँ से सिकंदर ने वादा, तुम्हारे कदमों में दुनिया, तुम्हारे कदमों में दुनिया। साम दाम दंड भेद भर डालूंगा तुम्हारी झोलियां। हालांकि हकीम वैद
का चल रहा था साथ लाव लश्कर। हालांकि हकीम वैद का चल रहा था साथ लाव लश्कर, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, गॉड डिस्पोजेस। रास्ते में शांत हो गया, रास्ते में शांत हो गया। ख्वाहिशें आधी अधूरियां, सोचो नहीं सोचा तो अब तो भी सोचो, अन्यथा दीवारा नाल टकरा मारे, बस अगले मोड़ शुक्र होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। चौथा पार्ट थोड़ा सा इसमें पंजाबी के शब्द आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। छठ मालिक ते डोरा, छठ मालिक ते डोरा बहुता सोची ना, छठ मालिक ते डोरा बहुता सोची ना, लोड़ जिन्ना ही मंग लै, लोड़ जिन्ना ही मंग लै, वादू लोची ना, वादू लोची ना। औखा सौखा, औखा सौखा वक्त गुजर जांदा है, औखा सौखा वक्त गुजर जांदा है। अर्ज करें कि बिल्कुल फट्टी पोची ना, अर्ज करें कि बिल्कुल फट्टी पोची ना। फिर भी हकलाना प्यावे, फिर भी हकलाना प्याए, दिन विच तारे देखें, बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले, चल जिंदगी थोड़ा और चले। बहुत बढ़िया। वर्षा शर्मा सादारामन। बहुत अच्छा लगा दर्शन सिंह जी। आप वापस कविताओं में आ जाइए, गद्य को गद्य रहने दीजिए, आपकी कविताएं पहले से बेहतर हो रही हैं। जी मैम, धन्यवाद। वर्षा जी चंगा हो जी। हाँ मैम, हाँ सर, चंगा, हाँ चंगा मैम। वर्षा जी शर्मा कृपया काव्य पाठ के लिए आगे आए। जी मैम, एक सेकंड मैम। सबसे पहले तो पटल पर उपस्थित सभी समृद्ध जनों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा विषय है और हर किसी ने एक डिफरेंट एंगल टच किया है उस विषय का। तो ऐसे होता है ना कि जिस किसी के भी मन में कोई बात थी वो किसी न किसी ने कही है। तो बहुत अच्छा, और विषय की चयन के लिए कादम्बिनी की टीम को बधाई जो आज का विषय रखा गया। तो मैं एक कवि 3 मिनट के समय की पक्षधर हूँ, तो मैं अपना 3 मिनट के समय की अपनी रचना शुरू करती हूँ। एक गजल है कि कब तलक इतना लचीला, कब तलक इतना लचीला दायरा रखेंगे हम, कब तलक इतना लचीला दायरा रखेंगे हम। यूं गला तलवार के तल हाजिरा रखेंगे हम, यूं गला तलवार के तल हाजिरा रखेंगे हम। आँख का पानी कलम को और लंबी उम्र दे, कि आँख का पानी कलम को और लंबी उम्र दे। पतझड़ों में सावनों को यूं हरा रखेंगे हम, पतझड़ों में सावनों को यूं हरा रखेंगे हम। अनुभवों का सार है छोड़ी समझदारी चलो, कि अनुभवों का सार है छोड़ी समझदारी चलो। अब जरा अंदाज अपना सिर फिरा रखेंगे हम, अब जरा अंदाज अपना सिर फिरा रखेंगे हम। गर मिलावट हो नहीं तो दाम इनका कुछ नहीं, गर मिलावट हो नहीं तो दाम इनका कुछ नहीं। कब तलक रिश्तों को इतना किरकिरा रखेंगे हम,
कब तलक रिश्तों को आप म्यूट पे इतना। हैं, आवाज नहीं आ रही। और अभी एक शेर जो आज का विषय है कि नारी को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो उसके लिए ये नारियों को मैं शेर कहती हूँ कि हर कदम पर मानकों के जग को तक न छोड़ कर, हर कदम पर मानकों के जग को तक न छोड़ कर, निर्णयों पर अपने अपना तब सिरा रखेंगे हम, निर्णयों पर अपने अपना तब सिरा रखेंगे हम, यूं गला तलवार के तल हाजिरा रखेंगे हम। जी मैम, बहुत अच्छे। नारी निराशाओं को तुम गई और आशा का एक चिराग जला गई। थैंक यू मैम, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी पुरोहित एक छोटी सी रचना और तत्पश्चात सुनीता जी लुल्ला एक छोटी सी संक्षिप्त रचना के लिए आमंत्रित रहेगी। भावना जी। अर्थात संबल जो सुरक्षा देता है। आया मौसम सर्दी का, अलमारी से या मचान से ब्लैंकेट निकालो। ब्लैंकेट भी तरह तरह के होते हैं, गहरे रंगों के, मेरे का बेड बना हुआ नरम, सभी बाजुओं को सैटिन पट्टी लगा हुआ ब्लैंकेट निकला। होटलों में और आर्थिक समारोहों में पति पत्नी के लिए एक ही बड़ा ब्लैंकेट आने लगा। फिर बच्चों के लिए मिकी माउस और अन्य प्राणियों के चित्र वाले ब्लैंकेट आने लगे। कोई भले लोग कंबल का दान भी करते हैं। रास्ते पर ठिठुरते लोगों के लिए कई संस्था और व्यक्तियों गरीबों को कंबल दान करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दिन भर काला बाजारी करके रात को गरीबी को काले कंबल का दान करके अपने आप को उजला कर लेते हैं। कभी कभी कोई रास्ते का गरीब सुबह को वही कंबल कोई दुकान में जाकर सस्ते में बेचकर आते हैं। रात को फिर दूसरी जगह जहाँ फिर से कंबल वितरण होने वाला होता है वहाँ पहुंच जाता है, फिर से कंबल दान देने के लिए। इस तरह दान में मिले कंबल भी बेचे जाते हैं। ठीक है, इन सब बातों को छोड़कर एक खास बात, ब्लैंकेट कितना भी महंगा क्यों न हो, वो एक बालक के लिए बोलते का स्थान कभी नहीं ले सकता। जो बोलता उसकी माता या दादी की साड़ी में से बना हो, क्योंकि साड़ी से बने बोलते में माँ की ममता भी छिपी रहती है। फिर भी किसी को ब्लैंकेट अधिक पसंद आता है, ब्लैंकेट सभी को पसंद आता है। आया मौसम सर्दी का, ब्लैंकेट निकालो, उसके लिए या नया लेकर आओ, दान करने के लिए, दान करने के लिए। धन्यवाद भावना जी, बहुत छोटी सी सुंदर सी लघु कथा। स्वागत है आज की क्लब की गोष्ठी में आपका पुनः से। सुनीता जी लुल्ला एक छोटी सी गजल। सुनीता जी लुल्ला जी, आप सबका अभिनंदन, आभार। कादम्बिनी क्लब से हमेशा से मुझे बहुत अवसर मिलते रहे हैं। कादम्बिनी क्लब विशेष है मेरे लिए हमेशा ही। आज के विषय के अनुसार स्त्रियों को जिन्होंने सब कुछ किया है लेकिन लाइमलाइट में नहीं आ पाए, उनके लिए एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। कितने चेहरे ओढ़ लिए हैं मैंने अब तक याद नहीं, कितने चेहरे ओढ़ लिए हैं मैंने अब तक याद नहीं, अलग अलग किरदारों में मैं कोई भी आबाद नहीं। जहां जरूरत फर्ज ले गए मैं उसमें ढल जाती थी, जहां जरूरत फर्ज ले गए मैं उसमें ढल जाती थी। थोड़ी थोड़ी बात रह गई लेकिन मैं आजाद नहीं। मैं बेटी थी, प्रियतम भी थी, लेकिन सब कुछ धुआं धुआं, दहक गया अस्तित्व दूर तक, करी कभी फरियाद नहीं। बार बार मां बनकर मैंने पीढ़ी का निर्माण किया, बार बार मां बनकर मैंने पीढ़ी का निर्माण किया।
यही क्षितिज था अंतर मन का, कुछ भी उसके बाद नहीं। कहीं खो गई मेरी हस्ती, मिली रेत में रेत कहीं, कितने रूप रेखाओं में रहा कहीं क्या, शायद कुछ भी याद नहीं। आज पूछते मुझसे परिचय, आज पूछते मुझसे परिचय, प्रश्न मुझे करते सारे, कितने रूप धरे जीवन में, अंतिम कुछ भी बाद नहीं। प्रश्न करो मत मुझसे कोई, मैं ही तो हूं तुम में सब। प्रश्न करो मत मुझसे कोई, मैं ही तो हूं तुम में सब। उत्तर सारे मिल जाएंगे, बस कोई संवाद नहीं, बस कोई संवाद नहीं। कितने चेहरे ओढ़ लिए हैं मैंने, अब तक याद नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना, सुंदर गजल। तृप्ति मिश्रा जी, स्वागत है आपका। तृप्ति मिश्रा जी। जी धन्यवाद दीदी। मंच को नमन करती हूँ। सभी सुधीजनों को मेरा नमस्ते। आज मैं हमारे विषय पर आधारित एक छोटी सी रचना जो कि स्त्रियों पर ही आधारित है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले स्त्रियों पर, नारी पर आधारित एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। बेटी को सम्मान दे, उसकी भी पहचान, बेटी को सम्मान दे, उसकी भी पहचान, नाम सदा रोशन करे, बड़े देश का मान रे सखियों, बड़े देश का मान। बढ़िया बढ़िया। मेरी छोटी सी कविता है जो कि आधारित है। बहुत हुआ अब जागो सब, बहुत हुआ अब जागो सब, अस्तित्व बेटी का पहचानो सब, अस्तित्व बेटी का पहचानो सब। भेदभाव को दूर भगाओ, परिवर्तन समाज में लाओ, भेदभाव को दूर भगाओ, परिवर्तन समाज में लाओ। अंधविश्वास को दूर भगाओ, बेटी पर अपना प्यार लुटाओ, अंधविश्वास को दूर भगाओ, बेटी पर अपना प्यार लुटाओ। आंखें खोलो दिल को झकझोरो, आंखें खोलो दिल को झकझोरो, पिछड़ेपन की जंजीरें तोड़ो, पिछड़ेपन की जंजीरें तोड़ो। सब बेटी का सम्मान करो, जीवन में उसके प्रेम भरो, सब बेटी का सम्मान करो, जीवन में उसके प्रेम भरो। अभिलाषाएं उसकी पूर्ण करो, व्यक्तित्व में रंग रूप भरो, अभिलाषाएं उसकी पूर्ण करो, व्यक्तित्व में रंग रूप भरो। क्योंकि बेटी भोली और नादान है, बेटी हर घर का मान है, बेटी भोली और नादान है, बेटी हर घर का मान है। माता पिता का सम्मान है, सृष्टि सृजन की शान है, माता पिता का सम्मान है, सृष्टि सृजन का जान है। बेटी देश की शान है, बेटी ईश्वर का वरदान है, बेटी देश की शान है, बेटी ईश्वर का वरदान है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बढ़िया तृप्ति जी, वाह क्या बात है। शीला जी भनोत कृपया काव्य पाठ के लिए आगे आए। शीला जी भनोत। हाँ जी नमस्ते, धन्यवाद मैडम। आज बड़े दिनों के बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में मैं नहीं आ पाई, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण। तो अभी ठीक हुई तो आप में ज्वाइन हो गई हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। तो आजकल सरकारी नौकरी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी वो जमाना चले गया, अभी सब MNC की ओर भाग रहे हैं। तो उसकी जो मेरे मन में एक धारणा है या जो अनुभव है, मैं आप सबको सामने सुना रही हूँ। MNC मल्टीनेशनल कंपनी बना मोहक नटखट चंचल।
हे मोहिनी स्वरूप MNC, तेरी लुभावनी छवि घुमाए सब पर जादुई छवि। क्या बात है। जिसने भी एक बार तेरा रुख किया, बस हमेशा के लिए वो तेरा ही होकर रह गया। अकल्पनीय लक्ष्मी की वर्षा करती है तू, अकल्पनीय लक्ष्मी की वर्षा करती है तू, चकाचौंध की दुनिया में उंगली थामकर ले जाती है तू। पर क्या कभी सोचा है तूने, पर क्या कभी सोचा है तूने कि इसके बदले में क्या कुछ लिया है तूने? घाटे का सौदा कभी नहीं किया तूने, घाटे का सौदा कभी नहीं किया तूने। लुभावने पुरस्कारों से हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है तूने। क्या तू जानती है, क्या तू जानती है कैसा होता है माँ बाप का इंतजार? क्या तू जानती है कैसा होता है माँ बाप का इंतजार? होती है औलाद से मुलाकात जब होता है रविवार। प्यारी सी पत्नी से फोन पर मुलाकात तो कल्पना में ही प्यार। स्वादिष्ट भोजन का थाल करता रहा घंटों तक इंतजार। जब देखते हैं उसे लौटा थका मांदा, जब देखते हैं उसे लौटा थका मांदा, तो तू ही बता कैसे करे उससे कोई भी तकरार। कोई आया कोई गया, किसी को बुलाना या फिर किसी ने बुलाया। कोई आया कोई गया, किसी को बुलाना या फिर किसी ने बुलाया। ये सारी बातें पहुंचती है कान तक पर दिल तक नहीं, और जवाब भी इनके सिमट जाते हैं केवल हाँ, अच्छा, ठीक है, देखेंगे तक, उसके आगे नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि और कुछ कहने के लिए सोचने का समय इनके पास नहीं। दिन में और रात में कुछ फर्क नहीं रहता है, दिन में और रात में कुछ फर्क नहीं रहता है। जो रात भर जागेगा जरूरी है वो दिन में सोता रहेगा, जो रात भर जागेगा जरूरी है वो दिन में सोता रहेगा। चला जाता है जब अपने काम के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है, तो परिवारजनों का नंबर तुम ही कहो कब आता है। प्यार, शरारत, अल्लड़पन और कह कहे, प्यार, शरारत, अल्लड़पन और कह कहे, ये सारी मकान को घर बनाती है। तेरी चाकरी में है मनमोहिनी, तेरी चाकरी में है मनमोहिनी, इन सबके लिए समय का ऐसा अभाव रहा कि एक हंसता खेलता घर केवल एक सुसज्जित मकान बनकर रह गया, केवल एक सुसज्जित मकान बनकर रह गया। हे धनदात्री, हे धनदात्री, हे जकड़ेश्वरी, मेरी प्रार्थना बस पर थोड़ा सा ध्यान दे, मेरी प्रार्थना पर थोड़ा सा ध्यान दे। इन पर की अपनी जकड़ को थोड़ी सी ढीली कर दे, इन पर क्या अपनी जकड़ को थोड़ी सी ढीली कर दे। मुस्कुराने की इजाजत इन्हें भी थोड़ी सी दे दे, खुशियों की चमक इन्हें एक दूसरे की आंखों में भी देखने दे, और जीवन का मधुर संगीत इन्हें भी गुनगुना दे, जीवन का मधुर संगीत इन्हें भी गुनगुना दे। धन्यवाद। बहुत थैंक यू मैडम। अपने अच्छा से आजकल की जो परिस्थिति है, आजकल की परिस्थिति जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोहरे भागों में बटी हुई औरत है। बस 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 बस। थैंक यू थैंक यू। हर्षलता जी दुधोड़िया काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। हर्षलता जी। उपस्थित हैं। मंच को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय अहिल्या मिश्रा जी, मीना मुथा जी एवं पूरी संचालक टीम एवं सभी विदुषी भाई, विदुषी बहनें, विद्वान भाई सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आज विषय था गजल के ऊपर, तो मैं आज अपनी एक गजल ही प्रस्तुत कर रही हूँ। नहीं चाह तुम
समंदरी दो है नहीं चाहे तुम समंदरी दो प्रेम के बस तीन गोहरे दो है नहीं चाहे तुम समंदर दो लप आए रही सदा मेरे लप आए रही सदा मेरे तुम तबस्सुम लबों पे अब धर दो। मीना जी किसी का स्पीकर चालू है, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत, किसी का स्पीकर चालू है। शिल्पी जी आप देख लीजिए जरा। लपिया रही सदा मेरे लपिया रही सदा जिसके तुम तबस्सुम लबों पे अब धर दो तुम तबस्सुम लबों पे अब धर दो है नहीं चाहे तुम समंदर दो हार अब तक मिली जमाने से हार अब तक मिली जमाने से अब मुझे जीतने का अवसर दो नहीं चाहे तुम समंदर दो आस का दीप जल रहा मन में आस का दीप जल रहा मन में हौसले तेल के जरा भर दो हौसले तेल के जरा भर दो है नहीं चाहे तुम समंदर दो चिर दे जो अंधेर के घेरे चिर दे जो अंधेर के घेरे तुम मुझे जरीन अख्तर दो तुम मुझे जरीन अख्तर दो है नहीं चाहे तुम समंदर दो मैं गजल अब लिखूं सनम प्यारी मैं गजल अब लिखूं सनम प्यारी तुम बहर को नया कोई स्वर दो तुम बहर को नया कोई स्वर दो है नहीं चाहे तुम समंदर दो जो सताए हुए हैं
हर्ष यूं भी जुस्ताए हुए हैं, हर्ष यूं भी तुम उन्हें खुशियों का हंसी घर दो, तुम उन्हें खुशियों का हंसी घर दो, नहीं चाहे तुम समंदर दो, प्रेम के बस हसीन गोहर दो, नहीं चाहे तुम समंदर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हर्षलता जी। आज था और आपने गजल पढ़ी है, बहुत बढ़िया। आदरणीय सरिता जी दीक्षित कृपया काव्य पाठ के लिए आगे आए। सरिता जी दीक्षित, और उसके बाद रमा जी बहेड़, आप भी अपनी रचना के साथ तैयार रहे। सरिता जी दीक्षित जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी क्षमा करें, आज मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, तो बस मैं अब मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो मैं बस पढ़ूंगी, और इसके लिए मुझे क्षमा करें। आदरणीय अहिल्या मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बेटा। नमस्कार, और सभी सुधीजनों को नमस्कार। आज का विषय था, मैंने सुबह शुरू से सुना है आज का विषय था वर्तमान समय में स्थिति और गजल का स्थान। तो मैं इधर 2-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, मैं इस विषय से थोड़ा हटके जो आज मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ने वाली हूँ, वो है वर्तमान समय में पुरुषों की स्थिति के ऊपर। क्योंकि स्त्रियों को तो बहुत से अधिकार मिले हैं कानूनन, लेकिन पुरुष कई कानूनों से अभी भी वंचित हैं, और स्त्रियां उनका जो नाजायज फायदा उठा रही हैं, उस पर आधारित सामयिक खबरों को लेकर मेरी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष हैं। स्वागत है। तो सुने। स्वागत है बेटा। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं। दो छोटी छोटी रचनाएं, बहुत छोटी छोटी रचनाएं मैं सुनाने का प्रयास करूंगी। तो पहली ही रचना जो है वो इस प्रकार है कि एक नारी जब अपने नारीवाद के बारे में बात करती है कि फेमिनिज्म क्या है, एक्चुअली इसी को मैं थोड़ा सा इसमें अपनी कविताओं के अभी छंदों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि सोच के यह दिल टूट रहा, सोच के यह दिल टूट रहा, हम किस समाज में रहते हैं, कानूनों का हनन हो रहा और हक की बातें करते हैं। नारीवाद का अर्थ है क्या? नारीवाद का अर्थ है क्या? करना विरोध पुरुषों का बस, कर पार हदों को अपनी, क्या जीवन हो पाएगा सरस? क्यों बातें बस अधिकारों की, क्यों बात बस अधिकारों की, कर्तव्यों पर क्यों ध्यान नहीं, नियमों को ताक पे रख देना, क्यों सीमाओं का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नियमों को ताक पे रख देना, क्यों सीमाओं का भान नहीं। नारी का मन तो सदियों से करुणा और दया का सागर है, नारी का मन तो सदियों से करुणा और दया का सागर है, पर क्यों अब क्षमा नहीं बाकी, चित्त बना द्वेष का गागर है। बदले की आग में जल जाना या जला दुनिया अपनों की, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। बहुत मजबूत नस को पकड़ा है तुमने। जी। तो बदले की आग में जल जाना या जला की दुनिया अपनों की, सभ्य समाज के लिए उचित, क्यों देना कुर्बानी सपनों की, क्यों देना कुर्बानी सपनों की। बहुत। और एक छोटी सी अन्य रचना इस प्रकार है, क्योंकि हम स्त्रियां अक्सर पुरुषों की अवहेलना करके स्त्री समाज की कल्पना करते हैं, जो मेरी नजर में तो उचित नहीं है। तो ये इस प्रकार है कि क्यों करूं मैं होड़ उनसे जब स्वयं से होड़ है, क्यों करूं मैं होड़ उनसे जब स्वयं से होड़ है, थे न शत्रु ये हमारे, ये खुद हमारा शोर है।
ये खुद हमारा सुर है, बहुत अच्छे। स्त्री की तुलना स्त्री करे जब, स्त्री की तुलना स्त्री करे जब, क्यों पुरुष बदनाम हो? स्त्री की तुलना स्त्री करे जब, क्यों पुरुष बदनाम हो? हम करे जब खुद का आदर, क्यों भला अपमान हो? क्यों भला अपमान हो, बहुत अच्छे। क्यों गरज समता का हो, हम स्वयं ही सक्षम है जब, क्यों समता का हो, हम स्वयं ही सक्षम है जब, तोड़कर अपनी हदें किस हक को लड़ना शेष अब। क्यों न हो स्वीकार ये पुरुषों का साथ है लाजमी, क्यों न हो स्वीकार ये पुरुषों का साथ है लाजमी, संतुलन दोनों है, दोनों से ही धरती थमी। हम दया करुणा अगर है, हम में खुददारी भी है, हम दया करुणा अगर है, हम में खुददारी भी है, क्यों करे तुलना पुरुष से, क्यों करे तुलना पुरुष से, नारी तो नारी ही है, नारी तो नारी है। बहुत सुंदर, बढ़िया सरिता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रमा जी बहेड़ काव्य पाठ के लिए आगे आए। हेलो, हाँ कही है रमा जी? हाँ, आवाज आ रही है? आ रही हाँ है। बेटा। जी, मैं मंच को सादर नमन करती हूँ। उपस्थित सभी गुणीजनों को वंदन करती हूँ। आदरणीय संचालिका जी, अहिल्या दी, आप सभी को वंदन करती हूँ। और एक सब जैसे नारी सशक्तिकरण का दौर है, इस बात पर छोटी सी रचना कहना चाहती हूँ। स्वागत है। नारी सशक्तिकरण का दौर है, नारी सशक्तिकरण का दौर है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। क्या बात है, बढ़िया व्यंग है। लगा दिया जबान पर ताला, कहते हैं कुछ कहा करो। पंख काट दिए हैं सपनों के, कहते हैं तुम भी ऊंचा उड़ा करो। क्या बात है, क्या मर्यादा की बेड़ी पहना पाँव में, कहते हैं संग दुनिया के चला करो। आज की नारी कहती है इस दुनिया से, आज की नारी कहती है इस दुनिया से, सुनो कब सभी कान लगाकर ध्यान से। खोलो अपने दिमाग के ताले, साफ करो रूढ़िवादिता के जाले। बहुत अच्छे। साफ करो रूढ़िवादिता के जाले। और एक नारी के क्या विचार हैं, छोटी सी रचना 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, पर ना हारी हूँ। ना हारी। हाँ मैं नारी हूँ, पर ना हारी हूँ। माँ बहन भारिया तो कहीं बिटिया प्यारी हूँ। परिजन पर अपना तन मन वारी हूँ। हाँ मैं नारी। पवित्रता का पर्याय सीता बनी, मैं ही राधा प्यारी हूँ। दुर्गा बन दैत्य सहारी हूँ। हाँ मैं नारी। धरती सी धैर्यवान हूँ, शारदा सी मतिमान हूँ। निज संतान की मैं पथ प्रदर्शनकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। साहस का अंबार हूँ मैं, माझी की पतवार हूँ मैं। अबला और लाचार नहीं हूँ, ना मैं बेचारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। गम का प्याला हंसकर पीती, सब पर अपना स्नेह लुटाती। घर आंगन की फुलवारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। ममता की मूरत सी हूँ मैं, पीयूष स्रोत बहाती सरिता सी हूँ। शक्ति स्वरूपा सहचरी आज्ञाकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। मुट्ठी भर सपनों के खातिर, मुट्ठी भर सपनों के खातिर पहाड़ से टकरा जाती हूँ। खुद से लड़कर कभी खुद ही बिखर सी जाती हूँ। नव जीवन की मैं सृजनकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। बहुत अच्छी। थोड़ा सा नेह पाकर निखर सी जाती हूँ। थोड़ा सा नेह पाकर निखर सी जाती हूँ। अपनों से मिले 2 पल,
मैं जीवन सारा जी लेती हूँ। अपनों से मिले प्यार के 2 पल में सारा जीवन जी लेती हूँ। कर्तव्य डोर से बंधकर घूमती हुई चक्री हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ। हर क्षेत्र में समाया अस्तित्व मेरा। हर क्षेत्र में समाया अस्तित्व मेरा, पर कांच की चूड़ी सा है जीवन मेरा। फिर भी नजरों में सबके सुबह के उतरी शाम सी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, ना हारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, ना हारी हूँ। बहुत बढ़िया रमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर्या जी झा कृपया काव्य पाठ के लिए आगे आए। आर्या जी झा। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। फिर से मंच को प्रणाम कर और आदरणीय अहिल्या मिश्रा दीदी को प्रणाम कर मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। स्वागत है जी। मेरी रचना का शीर्षक है समभाव। ये आतुकांत कविता है, बस आज का जो थीम है उससे मिलता जुलता है तो मैंने ये खोल लिया है। रेलगाड़ी के सफर में थी, सहयात्रियों से बोगी भरी थी, तभी खिलौने वाला आया, बच्चों को देख शोर मचाया। उत्सुक बिटिया ने माँ को देखा, बदले में दिखाई माँ ने आंखें। वह मासूम सिमटी सकुचाई, फिर बेटे की बारी आई। उसमें थी सब होशियारी, प्रवीण था सब दुनियादारी, लगा करने खिलौने वाले से डील, मचला फिर से बेटी का दिल। दिलाए पिता ने एक से खिलौने, देख एक दूसरे को दोनों मुस्काए, थोड़ी देर खेले खिलखिलाए। हमने भी राहत की सांस ली, सफर लंबा था चादर तान ली। बेटी ने अपनी चीजें सहेज ली, बेटा खुशो इतरा रहा था, विजय पर अपने मुस्कुरा रहा था। 5 मिनट की सुकून के गुजरे, भाई का खिलौना टूट गया, बसा नया घर लुट गया। नजरें उसकी भटक रही थी, महफूज खिलौनों पर अटक रही थी। बहन रोक रही थी, ऐसे कैसे दे देती, ठीक से देखा तक नहीं था। लड़का कलाकार था, दुनियादारी में होशियार था। क्या बात है। क्रंदन से आतुर हो माँ बोली, चल दे दे, भाई है तेरा, तुझसे प्यार करेगा, यही तो हम सबका मान धरेगा। लड़की ने नाम में सिर हिलाया, लड़के ने थोड़ा और शोर मचाया। माँ ने फट से बेटी के अरमान उन नादान हाथों में पकड़ाया। पिता जो देर से चुप थे, देख भीग आई आंखें, मासूम बिटिया को गोद में उठाया, बिटिया का हक उसे थमाया। शिकायती लहजे में पत्नी ने जताया, क्या कर रहे हैं आप, क्यों बिगाड़ रहे हैं आदतें, सीखने दीजिए एडजस्ट करना, आखिर उसे है दूसरे घर जाना। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। सही कहा भगवान, जानती हूँ मेरी दुलारी दूसरे घर जाएगी, प्यारा सा अपना संसार बसाएगी, पर तुम जो इस नालायक को बिगाड़ रही हो, क्या अपना भविष्य संवार रही हो। इसके रोने धोने पर मत जाओ, लड़कियों की इज्जत करना सिखलाओ, कल जो बहू आएगी इससे सुख पाएगी। बेईमानी जो सिखा रही हो, शैतानियां बढ़ा रही हो, महंगी पड़ेगी, वरना समय रहते समझ लो ना, हमें ही इसके साथ रहना। आज जो समानता दिखाओगी, सही ज्ञान सिखाओगी, तभी तो भविष्य में बेटे का सुख पाओगी। उनकी दूरदर्शिता ने एक नई दुनिया दिखाई, समभाव पर सबकी आंखें खुलाई, समभाव पर सबकी आंखें खुलाई। बढ़िया, जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मीना जी। शशि जी जोशी, आदरणीय शशि जी जोशी, जिन्होंने आज प्रपत्र प्रस्तुत किया है सुंदर से विषय पर, एक संक्षिप्त गजल के लिए सादर आमंत्रित हैं आप। जी आपका हाँ पुनः पुनः धन्यवाद, आभार। और मैं अपनी गजल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। कभी इस बात से टूटे, कभी उस बात से टूटे, क्या बात है, क्या बात है। कभी इस बात से टूटे, कभी उस बात से टूटे, मोहब्बत के कई रिश्ते जरा सी बात से टूटे। बहुत अच्छे।
जी धन्यवाद। जो फौलादी थे वो तूफान से बचकर निकल आए, जो फौलादी थे वो तूफान से बचकर निकल आए, जो कच्चे कांच थे वो सिर्फ एक आघात से टूटे, जो कच्चे कांच थे वो सिर्फ एक आघात से टूटे। ये जीवन भी न जाने कितने हिस्सों में बना बिखरा, ये जीवन भी न जाने कितने हिस्सों में बटा बिखरा। कभी इस बात से टूटे, कभी उस बात से टूटे, कभी इस बात से टूटे, कभी उस बात से टूटे। मोहब्बत के कई रिश्ते जरा सी बात से टूटे। धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर शशि जी, क्या आनंद आया। आप सभी का बहुत बहुत गजल को एक नई ऊंचाइयां आप दे रही हैं। अरे बहुत बहुत आभार है मैम, मुझे तो आप लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सुन चंद्रलेखा जी कोठारी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रलेखा जी कोठारी। आप सभी से जय जिनेन्द्र। और आदरणीय अहिल्या जी ने जब 35 सालों का कादम्बरी का लेख कहा बहुत अच्छा लगा। और विनोद जी, शशि जी, आर्या जी, नरेश जी, सभी ने, सुरेंद्र जी, दर्शन जी, अवधेश जी, सभी का व्यक्तित्व सुना। आज बहुत बहुत अच्छा लगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रलेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अभी पुष्पक की आजीवन सदस्यता आपने ग्रहण की है। अहिल्या बहन जी, इस परिवार में चंद्रलेखा कोठारी जी का भी स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। आइए इसी के साथ शोभा जी देशपांडे पटल पर उपस्थित हैं, यदि तो काव्य पाठ के लिए आए। शोभा जी देशपांडे। नमस्कार। अहिल्या बहन को नमन करते हुए नमस्ते शोभा। पोटी श्री राम पे बैठी थी, आपके प्रेम के कारण कार्यक्रम, हाँ तेलुगु कार्यक्रम हो रहा था पोटी श्री रामुल में, वो होने के अंत में बाहर बैठी थी। मेरा शीर्षक है नामपल्ली में कुछ प्रोग्राम हुआ था, वहां पर शहीदों को, बहुत ही अमर शहीदों को बुलाकर स्वागत सम्मान सब परिवारों को बुलाया था। युवा कवि थे उसमें, तो पूरे स्टूडेंट्स थे, युवा थे, तो उनके बारे में देश प्रेम तुम्हें सलाम, देश प्रेम तुम्हें सलाम, तुझे नमन, श्रम जीवन लक्ष्य साधन पर चलने वाले तुझे नमन। पूरे फौजी वगैरह भी आए थे वहां पर। देश के प्रगति पर चलने वाले तुझे नमन, भारत माँ को अपने लहू से तिलक लगाने वाले फौजी तुझे नमन, अपने सीने में गोली चलने पर न डरने वाले तुझे नमन। ये डबल रिपीट हो रहा है, सब लोग तो बंद करे तो अच्छा। आपके उसमें गड़बड़ी होगी, ठीक है। हाँ, अपने सीने में गोली चलने पर न डरने वाले तुझे नमन, वंदे मातरम कहकर धराशय होने वाले फौजी तुझे नमन। ऐसे पुत्र पर भारत माँ सलाम करती है, नमन करती है, आशीर्वाद देती है, तुझे नमन। पग पग पर कांटों के राह पर चलने वाले तुझे नमन, जान को खतरे में डालकर चलने वाले युवा तुझे नमन। 21 साल का बालक गया था वहां पर। देश रक्षा के लिए शस्त्र धारण कर जाने वाले तुझे नमन, कश्मीर घाटियों पर रात दिन पहरे देने वाले फौजी तुझे सलाम। वंदे मातरम भारत माता की जय नारे लगाने वाले वीर युवा तुझे सलाम, तुझे नमन। धरती अंबर जल पर चलने वाले
तुझे नमन। सरहदों पर जाकर रक्षा करने वाले को तुझे सलाम। उन शहीदों को जो देश के लिए लड़े उन्हें सलाम। सर्दी गर्मी बारिश को सहकर कार्य करने वाले कर्मठ को सलाम। रात दिन कई घंटों तक देश के लिए खड़े रहने वाले को सलाम। तुझे नमन। मैं अमरकंटक गए तो अमरनाथ को गए तो वहां पर पूरे खड़े थे। आप इतने घंटे कैसा खड़े रहते बोले तो उन्होंने बोले कि हमारा काम ही ऐसा है, ना कुर्सी थी ना कुछ भी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी सिंह कृपया काव्य पाठ के लिए आ गया है। इंदु जी। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता है, एक मिनट मैम। मेरी कविता का आज विषय है पुरुष विमर्श। जो अभी बेंगलोर में घटना हुआ है उससे संबंधित दिल बहुत द्रवित हुआ और उसमें ही मैंने लिखा है। सब कहते हैं लड़कियां पराई होती है, सब कहते हैं लड़कियां पराई होती है, कोई माने या ना माने लड़कियां नहीं लड़के पराए होते हैं। कुछ मर्द को दर्द नहीं होता, कुछ कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? दर्द होता है लेकिन किससे कहे वो, कौन मानता है उसकी? इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा है। न्यायालयों की न्यायिक व्यवस्था सड़ी गली है। इस न्यायिक व्यवस्था के बीच पीसकर फिर आज एक नौजवान ने अपनी जान ले ली। एक सफल वैज्ञानिक विशेषज्ञ सिस्टम से टूट गया। माँ बाप और देश ने एक सफल और होनहार वैज्ञानिक खो दिया। कुछ दिन पहले सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी। प्रोफेसर दीपांशु ने जान दे दी। मुंबई के संदीप पासवान ने जान दे दी। तमिलनाडु के वास्को अनिल ने अपनी जान दे दी। कहानी सबकी एक ही थी, कहानी सबकी एक ही थी। न जाने कितना तड़पा होगा वो, न जाने कितना तड़पा होगा वो कई रात जाग कर वह बिताया होगा, कई रात जाग कर वह बिताया होगा। नींद भी नहीं आई होगी उसे, नींद भी नहीं आई होगी उसे। कई दिनों तक भूख भी नहीं लगी होगी उसे। कितने हाथ पैर मारे होंगे उसने, कितने हाथ पैर मारे होंगे उसने, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ आत्महत्या, सिर्फ आत्महत्या। कानून में स्त्रियों की भावनाओं, कानून में स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान था, लेकिन उसी एक तरफा कानून का सहारा लेकर उसकी पत्नी ने उसका कत्ल कर दिया। उस बच्चे ने आत्महत्या नहीं की, उस बच्चे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका खून किया गया है। आज यह एक घर की कहानी नहीं, आज यह एक घर की कहानी नहीं, बहुत कमाऊ बेटों की यही दुर्दशा है, बहुत कमाऊ बेटों की यही दुर्दशा है। शादी होते ही बहू के लिए पति के घर वाले दुश्मन हो जाते हैं। शादी होते ही बहू के घर वाले पति के घर वाले दुश्मन हो जाते हैं। सास ससुर बुरे हो जाते हैं और पति एक एटीएम बनकर रह जाता है, और पति एक एटीएम बनकर रह जाता है। उसे अपने ही औलाद से मिलने नहीं दी जाती है, उसे अपने ही औलाद से मिलने नहीं दी जाती है। उसी से मेंटेनेंस लेकर उसी के खिलाफ कानून की जाल बिछा दी जाती है। उसी से मेंटेनेंस लेकर उसी के खिलाफ कानून की जाल बिछा दी जाती है। इस व्यवस्था में शादी नहीं
बिजनेस हो गया है। इस व्यवस्था में शादी नहीं, शादी बिजनेस हो गया है। दामाद कमाएगा और ससुराल वाले बैठकर खाएंगे। अपने घर की इज्जत और माँ बाप को उत्पीड़न से बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत और माँ बाप को उत्पीड़न से बचाने के लिए लड़का सब कुछ बर्दाश्त करता है, क्योंकि वह शादी विवाह को बिजनेस नहीं, दो परिवारों का मिलन समझता है। क्योंकि वह शादी विवाह को बिजनेस नहीं, दो परिवारों का मिलन समझता है। कहते हैं औरतें होती हैं तो औरतें माँ होती है। कहते हैं औरतें माँ होती है तो क्या बाप कुछ नहीं होता? तो क्या बाप कुछ नहीं होता? क्या बिना मर्द के औरतें माँ बन जाती हैं? क्या बिना मर्द के औरतें माँ बन सकती हैं? वो दरिंदी है, वो दरिंदी है। उसके लिए विवाह बाजार है, व्यापार है। उसे तो पैसे से मतलब था, उसे तो पैसे से मतलब था। जान किसी और की गई, उसे अपने भूखे नंगे माँ बाप और भाई का पेट पालना था। उसे अपने भूखे नंगे माँ बाप और भाई का पेट पालना था। उससे इज्जतदार तो कोठे वालियां हैं, उससे इज्जतदार तो कोठे वालियां हैं जो पैसे के लिए दूसरे मर्द की जान तो नहीं लेती हैं, जो पैसे के लिए दूसरे मर्द की जान तो नहीं लेती हैं। बच्चे को पालने का अधिकार, बच्चे को पालने का अधिकार कानून सिर्फ माँ को ही क्यों देता है, बाप को क्यों नहीं? मेरा यह सवाल देश के कानून से है, मेरा यह सवाल देश के कानून से है। जरा एक बार यह अधिकार बाप को भी देकर देखे, जरा एक बार यह अधिकार बाप को भी देकर देखे। आखिर कब तक चलेगा? आखिर ये अंतिम पैराग्राफ है। आखिर कब तक चलेगा यह कातिलाना हमला मर्दों पर? कब तक मर्दों का दर्द कौन और कब तक समझेगा कानून? कब बंद होगा मर्दों का उत्पीड़न? कब बंद होगा? कब बंद होगा? जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सुंदर रचना, व्यवहारिक, सटीक और समय अनुकूल। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप सभी को। जी आगे बढ़ते हैं। भगवती जी अग्रवाल और उसके बाद स्वाति जी रहेंगे काव्य पाठ के लिए। भगवती अग्रवाल। नमस्ते अहिल्या दीदी, मीना जी और सब। नमस्कार भगवती, नमस्कार। अभी तो पूरे जगह अतुलमय है वातावरण, तो ये भी अभी बहुत सारे लोग अभी ये सब समस्या से जूझ रहे हैं। अभी संक्रमण काल चल रहा है, पर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर नहीं फिट नहीं होना चाहिए, सबको संभल जाना है। ऐसा ज्यादती किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए, न स्त्री न पुरुष। मैं 2-3 पुरानी स्त्री की ही सुना रही हूँ मैं, पर जो सहमत हूँ अभी जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। स्त्री कभी नहीं चूकती, स्त्री कभी नहीं चूकती, बस हो जाती है फटेहाल खाली जब दोनों से ही नहीं मिलता मान सम्मान। सारा त्याग और अपनापन उसी क्षण मिट्टी में मिल जाता है, वह हो जाती है पराई सी। चाहे जाने अभिमान, सुप्त पड़ता स्वाभिमान, लुप्त होता आत्म सम्मान। सबको खोकर वो एक ही जिंदगी में कई बार मरती है। क्या बात है, क्या बात है। वो एक ही जिंदगी में कई बार मरती है। बहुत सुंदर। छोटी मेरी 3-4 है, जानती हूँ। मैं नहीं हो पाती जैसी निष्क्रिय निर्मोही, खुद की खुशियों में लीन। मैं नहीं हो पाती तुम जैसी निष्क्रिय निर्मोही, खुद की खुशियों में लीन। मेरी तरक्की के मायने तुम सबकी खुशियां ढूंढने में है। मेरी तरक्की के मायने तुम सबकी खुशियां ढूंढने में है।
मैं अब भी वही पुरानी औरत और माँ हूँ। बहुत अच्छे। मैं अब भी वही पुरानी औरत और माँ हूँ। बहुत ही सुंदर। बढ़िया बढ़िया। स्त्रीत्व देखो, को खोकर जो चंद शब्दों में सारी दुनिया को बांध लिया है तुमने। स्त्रीत्व को खोकर जो बनो महाशक्ति, ये अधूरी शक्ति किस काम की? स्त्रीत्व को खोकर जो बनो महाशक्ति, ये अधूरी काम की। ढूंढ कर अपने ही भीतर तराशो, ढूंढ कर अपने ही भीतर तराशो तो बात बने। मत समय बर्बाद करो कि मिल जाए कोई, मत समय बर्बाद करो कि मिल जाए कोई, जो तराश दे तुमसे, जो तराश दे तुम्हें तुमसे। अपनी छेनी हथौड़ी तुम्हें खुद ही बनना, अपनी छेनी हथौड़ी तुम्हें खुद ही बनना है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। अब ये लास्ट वन। अब ना आंसुओं से, ना मजबूरियों से, ना बेचारगी से, अब ना आंसुओं से, ना मजबूरियों से, ना बेचारगी से, ना मांगी हुई दानियातदारियों से। स्त्रियों पे नई इबारतें लिखी जानी चाहिए, स्त्रियों पे नई इबारतें लिखी जानी चाहिए। अब पराती से कंधा मिलाकर साथ जलते जाने की नई कहानियां हर रोज हर जगह रची जानी चाहिए, हर रोज हर जगह रची जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और सबसे लास्ट, और एक ऊंचाई कि मैं नहीं चाहती तुमसे कुछ ज्यादा, मैं नहीं चाहती तुमसे कुछ ज्यादा, पर तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। धन्यवाद। बढ़िया 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 अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। स्वाति गुप्ता जी, सादर स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत आभार दी अहिल्या मैम। आपका आशीर्वाद चाहूंगी, आप सब प्रियजनों का आशीर्वाद चाहूंगी। और आज औरतों की दशा की बात हो रही है, तो उससे संबंधित एक गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी है। स्वागत है। औरत बचपन से लेके जब बेटी से बनके पत्नी से बनके कई सफर जब तय करती है, तो हर समय हर कदम पर उसको दुख का सामना करना पड़ता है। कई चीजें समझती है, उसी से संबंधित लिखी है। जख्म दिल के किसी को दिखाई देते नहीं, कि वो अपने दिल में बहुत हजारों जख्म छिपा के बैठी है, लेकिन मुस्कुराती रहती है, तो किसी को वो जख्म नहीं दिखते हैं। जख्म दिल के किसी को देते नहीं, हरे हदीस से जो लफ्ज सुनाते नहीं, हरे हदीस से जो लफ्ज सुनाई देते नहीं। बेटियां ज्यादातर हो जाती हैं, जब बेटे की चाह होती है तो उसकी चाह में बेटियां होती रहती हैं। बेटियों के लिए कामना कमी की जाती है, बेटों के लिए ही दुआएं मांगी जाती हैं। तो उसके लिए लिखा है, अनचाही नजर बन के आए जहां में, अनचाही नजर बन के आए थे जहां में, सितम अपनों से है पाई गिनाई देते नहीं, बहुत अच्छे। से है पाई गिनाई देते नहीं। अगला बंद है, औरत बचपन से लेके कई ख्वाब सजाती है, लेकिन पल पल वो ख्वाब मारना चाहती है, लेकिन ऐसे कभी मरने का नाम ही नहीं लेते हैं। उस पे लिखा है, बसाई ख्वाब थी कभी इन आँखों में मैंने, बसाई ख्वाब थी कभी इन आँखों में मैंने, गम की साए में जल कर भी रिहाई देते नहीं, गम के साए में जल कर भी रिहाई देते नहीं। अगला बंद है, जब तक लड़कियां औरतें चुप रहे सबको बहुत अच्छी लगती है। बचपन से ये सिखाया जाता है, कम बोलो दूसरे घर जाना है, लेकिन जिस दिन बोलते हैं उस दिन क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम बोलने लगे हैं अब,
लोग कहते हैं कि हम बोलने लगे हैं अब, हंसी तक मौन रहे शब्द विदाई देते नहीं। शब्द मौन तो रहे हैं बट हैं तो हमारे अंदर ही, तो अरसे तक मौन रहे विदाई देते नहीं। अंतिम शेर है, नैनों से तीर छुप छुप के बहाई रातों में, नैनों से तीर छुप छुप के बहाई रातों में। औरत की यही कहानी है, आंचल में दूध आंखों में पानी है। नैनों से नीर छुप छुप के बहाई रातों में, धरती दिल की फिर भी दवाई देते नहीं, दर्द दिल की फिर भी दवाई देते नहीं, जख्म दिल के किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वाति जी, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी प्रणव। भाई शिल्पी जी, प्रवीण जी अवेलेबल हैं? नहीं मैम, दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। डॉक्टर आशा मुक्ता जी मिश्र? नहीं है, नहीं है, बाहर गई। चलिए शिल्पी जी, आप काव्य पाठ के लिए आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। शिल्पी जी। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन प्रस्तुत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सभी को, सभी बड़ों को प्रणाम और नमस्कार सभी को। और नारी की बात हो रही है तो उसी पर अपनी रचना लिखी है। आंसू पे कुछ लिखा था क्योंकि नारी का और आंसू का कुछ तो संबंध होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो एक आंसू पर एक शायिका लिखी थी, उससे शुरुआत करूंगी कि अश्रु का वो क्रंदन करता मौन, अश्रु का वो क्रंदन करता मौन, पीर उस प्रिय की समझे कौन, पीर उस अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। बुझे नैनों की कोरों में सोया, घुटन में पलता वो कई अनकही वेदनाओं को अपने अंतस में समेटे हुए, वो कई अनकही वेदनाओं को अपने अंतस में समेटे हुए है। ये थी लड़का। और अब आज की नारी पर कुछ लिखा है जो बहुत सशक्त नारी है और बहुत शक्ति से भरपूर नारी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। उस नारी पर कुछ लिखा है, वही आप सबके समक्ष रख देती हूँ कि बेफिक्रियों की जब से मुझको आदत हो गई, बेफिक्रियों की जब से मुझको आदत हो गई, सच मानिए हुजूर फुर्सत ही फुर्सत, सच मानिए हुजूर फुर्सत ही फुर्सत हो गई। या यूं कहें कि फिक्र जमाने की जब से हमने छोड़ दी, या यूं कहें कि फिक्र जमाने की जब से हमने छोड़ दी, यकीन जानिए हुजूर वक्त में हमने अपनी राहतें जोड़ ली, वक्त में अपनी हमने राहतें जोड़ ली। या यूं कहें कि हो गए हैं शिल्प बेफिक्रे, या यूं कहें कि हो गए हैं शिल्प बेफिक्रे, और ये लोग हम भी रंग गए रंग जमाने सरीखे, और ये लोग भी रंग गए रंग जमाने सरीखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब किसी को गर हो कोई गिला, अब किसी को गर हो कोई गिला तो हमसे ना कहना, तो हमसे ना कहना, क्योंकि हमें तो बस अपने आप में ही रहना, क्योंकि हमें तो बस अब है अपने आप में ही रहना। रवायतें, रियायतें, कैफियतें और पूछना खैरियतें, रवायतें, रियायतें, कैफियतें और पूछना खैरियतें छोड़ चुके हैं हम बेदर्द जमाने, छोड़ चुके हैं हम बेदर्द जमाने, सज गए हैं हम सुरखाब के परोसे, सज गए हैं हम सुरखाब के परोसे, और पाँव के नीचे रखते हैं तेरे ये सारे चलन मनमाने, और पाँव के नीचे रखते हैं तेरे ये सारे चलन मनमाने।
एक छोटी सी रचना थी, वही आप सबके समक्ष प्रस्तुत की है बहुत मैंने। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया मीना जी शिल्पी। को आवाज दो, शिल्पी मीना जी को आवाज दो। जी एक मिनट अहिल्या बहन जी। अवधेश भाई, अवधेश जी। कुमार जी साहब। हाँ जी। हाँ भाई साहब, आपकी तरफ से एक रचना, एक काव्य पाठ। मीना जी क्षमा चाहती हूँ, शायद रेखा अग्रवाल जी का बाकी है शायद। मेरा रह गया अभी। मुझे नाम नहीं इस पर आया था पटल पे। चलिए रेखा अग्रवाल जी उन्हीं से सुन लीजिए पहले, रेखा जी से। जी जी नहीं पहले सर से सुन लेते हैं सर। अरे आपका कोई स्वागत बात है। नहीं। नहीं सर सर से पहले सुन आपका लेते हैं स्वागत पहले। है। अवधेश भाई जी। आप सुनाइए, फिर हम रेखा जी को भी आमंत्रित करते हैं। स्वागत सर, स्वागत। आइए। अच्छा मेरी बारी है। जी सर आपकी बारी है। अच्छा तो अब बात एक औरत के कश्मकश की है। औरत, क्या बात है, सुना तूने। हाँ जी, बात औरतों की हो रही है तो वहीं से बात होनी चाहिए ना। अब औरत पत्नी भी है, माँ भी है, और बाहर बहुत ही ठंड है, बर्फ जमा देने वाली ठंड है। पत्नी जानती है कि यदि पति इस मौसम में बाहर जाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। और बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं कि माँ चूल्हे पे कब बैठेगी ताकि रोटियां मिल सके। अब औरत क्या करे? पति को जमा देने वाली बर्फ में बाहर भेजे या बच्चों को रोटियां दे, और रोटी का इंतजाम कैसे हो, ये सवाल है। इसी संदर्भ की एक कविता, बहुत पहले की, बहुत पुरानी, क्योंकि मैंने इधर कविताएं कुछ लिखी नहीं है, बहुत पहले की कविता है, लेकिन बात इसी संदर्भ की है, सर्दियों की। तो जरा देखिए, एक सुबह जब कोहरा था घना और साफ, नजर नहीं आ रहा था रास्ता, सूरज का भी कहीं नहीं था पता, बर्फ सी जमा देने वाली सर्दी में सब कुछ ठिठुर सा गया था, पेड़ों के पत्ते भी मौन थे, मानो ठहर गई हो जिंदगी। तभी सड़क के किनारे एक आदमी फावड़ा से खोद रहा था गड्ढा बिछाने के लिए। ये सत्य घटना है। फटी कमीज और घुटने तक मैली धोती में लिपटा हुआ था वह आदमी, और इन्हीं आधे अधूरे कपड़ों से दे रहा था चुनौती मौसम के बिगड़े मिजाज को। मेरे पूछने पर कि इस कड़ाके की सर्दी में नाकाफी कपड़ों में और बिना किसी अलाव के आसपास क्या उसे नहीं है ठंड? फावड़ा चलाते चलाते ही सांसों की उसी तेज रफ्तार में बोला वह, बाबूजी, जब अंदर पेट में जल रही हो आग तो उसकी तप से बाहर नहीं है ठंड। जब आदमी का ध्यान लगा हो झाड़ों से लाई जलावन की लकड़ियों को चूल्हे के बगल में रखकर आटा और नमक के लिए राह देख रही घरवाली पर, झोपड़ी में दुबके अम्मा की रोटियां सेकने का इंतजार कर रहे अपने बच्चों की मासूम आंखों पर, और जब हर रात सोते वक्त पूछती हो घरवाली, कल सुबह काम पर तो जाओगे ना, तो साहब आप ही बताइए ध्यान कहाँ जाता है सर्दियों पर। मुझे लगा जैसे उस आदमी की देह हो गई हो आत्मा, जिसे सताती नहीं है सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप। वह आदमी कल सुबह फिर जाएगा फावड़ा चलाने, क्योंकि मौसमों के बदलने से उसका कुछ भी नहीं बदलता है, और वह तो सर्दियों में भी आग पर चलता है, वह तो सर्दियों में भी आग पर चलता है। बहुत सुंदर, क्या बात है अवधेश भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए रेखा जी अग्रवाल, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी। आदरणीय अहिल्या मैम को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गणों को
कविता जैसे स्त्री के ऊपर विषय के पर चर्चा चली और उसी पर सभी ने कविताएं सुनाई, अपनी बहुत सुंदर कविताएं। मेरे भी इसी पर विषय पर आधारित है। एक स्त्री मन का अपने ही अक्स के साथ जो भाव वार्तालाप हो रहा है उसी को मैंने अपनी कविता में ढाला है। तो कविता ऐसे है। सुबह सुबह जब मैं आंगन बुहार रही थी, सुबह सुबह जब मैं आंगन बुहार रही थी, धीमे धीमे कानों में एक आवाज कौंध रही थी। जब पीछे मुड़कर देखा, आवाज कहाँ से आई समझ नहीं पाई। यह मेरा अक्स है या है मेरे मन की गहराई। पूछ ही लिया उससे और दूर किया अपना संशय। देख अपना ही अक्स सब कुछ होने लगा धराशाही। लक्ष्मी कहकर पुकारती थी माँ मुझे, लक्ष्मी कहकर पुकारती थी माँ मुझे। मानो सरस्वती का मिला था वरदान मुझे। दादा दादी की बनती लाठी थी, दादा दादी की बनती लाठी थी। अपने भाइयों की बहना लाडली थी। माँ पापा की बेटी सबसे प्यारी थी। हाँ, पापा की बेटी सबसे प्यारी थी। छूट गया बचपन का आंगन, जिस दिन हुई विदा बनन पिया की सुहागन। पीछे रह गए रिश्ते सारे, कर दिया क्यों अपनी बिटिया को किसी और के हवाले। सुखी रहना कहकर पराया बनाया, नहीं रखना कोई कमी माँ ने समझाया। दिल से यह आंगन भी मैंने सजाया। मांग कम नहीं होती इनकी, मांग कम नहीं होती इनकी। अक्स देख अपना पहचान न पाई खुद को, अक्स देख अपना पहचान न पाई खुद को। क्या गलती मेरी ये बताने आई हो क्या तुम मुझको, या तुम भी यही बताना चाहती हो। किस्मत मान लूं इसे, यही जतलाना चाहती हो। अक्स देखा है तुमने तुम्हारा, अक्स ने कहा अक्स देखा है क्या तुमने तुम्हारा। हौसला तुम्हारा बनने आई हूँ, फैसला होगा सिर्फ तुम्हारा। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुमसे रूबरू कराने आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुमसे रूबरू कराने आई हूँ। धन्यवाद। तो ये छोटी सी मेरी अक्स पर आधारित कविता थी बिटिया की। बहुत बढ़िया रेखा जी, बहुत बढ़िया। आते रहे, मिलते रहे, जुटते रहे। ठीक है सर? मैम बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल। शिल्पी जी, मदन जी पोखरना पटल पे नजर आ रहे हैं क्या? उन्होंने रचना नहीं करेंगी ना, उनमें अंत में उनसे टिप्पणी लीजिए। हाँ, वही उनसे अध्यक्षीय टिप्पणी लेना है। अरे मीना जी, आप अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराइए। पहले आप ठीक है, ठीक है। आइए हाइको के साथ। हाँ ठीक। मंच को सादर नमन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते कहते ही हुई वॉकिंग। गुड मॉर्निंग कहते कहते ही हुई वॉकिंग। दिन रात की मेहनत मजूरी, दिन रात की मेहनत मजूरी रख सबूरी। नमस्ते भूले, हाय हेलो करते झुकना भूले। नमस्ते भूले, हाय हेलो करते झुकना भूले। और अहिल्या दीदी और अवधेश भाई, थोड़ा सा हटके गुनगुनाने का मन है। अरे गुनगुनाइए गुनगुनाइए। अहो भाग्य, अहो भाग्य। आगे से तो कोशिश कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। चलिए। रंग खेलेंगे वो और देखेंगे हम, रंग खेलेंगे वो और देखेंगे हम। होली ऐसी कभी तो मना लीजिए, रंग खेलेंगे वो। दिन गुजर भी गया फिर भी आए न वो, दिन गुजर भी गया फिर भी आए न वो। बात उनकी कभी तो चला लीजिए,
बात उनकी कभी तो चला लीजिए। दिल से चाहा जिसे वो मिला ही नहीं, दिल से चाहा जिसे वो मिला ही नहीं, जो मिला है उसे तो सजा लीजिए, जो मिला है उसे तो सजा लीजिए। रात आई गई, बात आई गई, रात आई गई, बात आई गई, दिल में शिकवे शिकायत जरूरी नहीं, दिल में शिकवे शिकायत जरूरी नहीं। और अंत में